स्वागत है सर आपका हमारे साथ। कहा जाता है कि आप एनसाइक्लोपीडिया हैं। जब बोलने पर आते हैं तो किताबों के पन्ने खुलने लगते हैं पन्नों के नंबर के साथ। जब भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति की बात होती है तो आज के दौर में कहा जाता है बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता इसके बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि साइंटिफिक चीज़ें बात करिए वो प्रगतिवादी होती हैं, विपक्ष ये बातें करता है, लेफ्ट कहता है इस तरह से आगे बढ़िए, वेस्ट की नॉलेज कहती है कि यही आगे बढ़ना सही होगा। वो सारा का सारा मिथ से जुड़ा हुआ है, यानी माइथोलॉजी है। पहला सवाल मैं आपसे इसी पर लेना चाहूँगा। भारत की संस्कृति, सभ्यता, ये जब आप सामने रखते हैं चुनौतियाँ कितनी होती हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि जो जो साइंस आगे बढ़ी त्यों त्यों भारतीय संस्कृति की प्रामाणिकता आगे बढ़ी। हमारी जनरेशन के जो लोग हैं या उसके आगे पीछे वाली एक जनरेशन ने भी निश्चित रूप से यही पढ़ा होगा। अभी प्रयाग का महाकुंभ हुआ है तो हम लोग क्या पढ़ाया जाता था? प्रयाग इज ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा जमुना एंड द मिथिकल सरस्वती। गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती के तट के ऊपर प्रयाग बना है। अब 1990 में नासा की पिक्चर में दिख गई सरस्वती, साइंस आगे बढ़ी, प्रामाणिकता दिख गई। अब आप आइए साहब, राम मंदिर के बारे में 1976 में खुदाई हो रही थी और जब उसमें खंबे मिलने लगे तो न सिर्फ वो खुदाई रुकवा दी गई, क्योंकि के मोहम्मद साहब उस ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में इंदिरा जी की सरकार ने उसको रुकवा दिया, और रुकवाया नहीं, कोर्ट से स्टे लगवा दिया, कोई खुदाई नहीं होगी। मगर क्या बताएं, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार टेक्निक आ गई, यानी जमीन के अंदर आप रडार मारकर ही देख सकते हैं कि नीचे क्या है। जैसे ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, अल्ट्रासाउंड से देखा जा सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या है। मंदिर निकल आया। अब आप आइए, राम सेतु कैसे दिखा नासा की सैटेलाइट पिक्चर में। अब मैं बिल्कुल एक लेटेस्ट बात बताता हूं। कई लोग कहते हैं साहब वो बाद में हो जाता है, वो आप पहले नहीं बताते। आज बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? एम्बिलिकल कॉर्ड उसकी संभाल के रखिए, क्योंकि इसके डीएनए एनालिसिस से बताया जा सकता है कि बच्चे को जिंदगी में कौन कौन से रोग होने की संभावना है और किस उम्र में वो रोग होने की संभावना है। आपको पता होगा तो आप उससे पहले अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात कहूं, केवल आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले यह कहा जाता था साहब जन्म के समय कोई कैसे किसी की कुंडली देख के कह सकता है इसको यही रोग होगा और इस उम्र के आसपास होगा, ये तो सर्कमस्टांशियल है, तो परिस्थिति जन्य है। आज साइंस कह रही है कि जन्म के समय ही ये पता है कि कौन सा रोग होने की संभावना लेकर आप पैदा हुए हैं और किस उम्र में वो रोग होने की संभावना लेकर पैदा हुए हैं। कि हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति में कहा गया है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसीलिए आप देखिए, एटम के अंदर जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, वैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर काटते हैं। तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा, ज्यों ज्यों विज्ञान आगे बढ़ रहा है त्यों त्यों भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता आगे बढ़ रही है। याद करिए, केवल 50-60 साल पहले की तो बात है। कहते थे वो आदमी तो चांद पे पहुंच गया, तो अभी तक गाय के गोबर पे पड़े हो। मैकेनाइज फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर क्यों नहीं करते? आज क्या कहते हैं? गाय के गोबर से खेती करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग। 50 साल पहले कहते थे अरे ये फूल पत्ती खाने से कोई इलाज नहीं होता भाई, मॉडर्न मेडिसिन खाओ, टेरामाइसिन, क्रोसिन, मेटासिन। आज क्या कहते हैं? हर्बल मेडिसिन खाओ, केमिकल मेडिसिन अवॉइड करो। सब कुछ वही होता चला जा रहा। और लास्ट में मैं कहूंगा, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में डाइवर्सिटी वर्ड ही नहीं था। 1991 में सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी वर्ड आया। इस पूरे प्रकृति के साथ हमने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है, इसकी सबसे पहले चिंता 1991-92 में होने शुरू हुई, जब 1992 में रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुई। रियो डी जेनेरो की अर्थ समिट, उसके बाद 1997 का क्वेटो प्रोटोकॉल, उसके बाद 2009 का कोपेनहेगन, उसके बाद 2016 का पेरिस, और अब जो कॉप सीरीज लगातार चल रही हैं। अब 1992 के अर्थ समिट का जो रिजोल्यूशन है वो आप जाके देखें कि किन किन रिक्वायरमेंट्स की जरूरत महसूस की गई टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। और जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल गया था उसने वहां प्रस्तुत किया ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त को। जाके आप देखें तो जो रियो डी जेनेरो की समिट में जो जो चीजें हैं वो सब तो है ही, उससे कुछ और एक्स्ट्रा भी लिखी हुई हैं ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त में। क्योंकि फंडामेंटल डिफरेंस जानते क्या है? वेस्ट कहता है द नेचर, अरिस्टोटल ने बुक लिखी नेचर, उसका कॉन्सेप्ट है मैन शुड बिकम द पल्सर्स एंड मास्टर्स ऑफ नेचर। हम प्रकृति के मास्टर हैं। रेने डिकार्टे, फ्रांसिस बेकन कहते हैं मैन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ये सब तो हमारे लिए है।
सब कुछ हमारे, मैन शुड बी एबल टू सबड्यू नेचर, दबा सकता है। हमारे यहां क्या कहा गया ऋग्वेद में, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। इसलिए हम माता मानते थे और आप मास्टर मानते थे, तो आप प्रकृति का शोषण करने में लग गए। हम माता मानते थे तो माता से सिर्फ पोषण लिया जा सकता है, शोषण नहीं किया जा सकता है। अब साइंस भी ये मानने को मजबूर हुई है। सनातन की बात, सनातन का ये आधार है, और जो आप यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं और जो अब माना जा रहा है वो सनातन से जुड़ा हुआ है। सनातन मतलब हमारा देश जो प्राचीन काल से अपने सभ्यता को लेकर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में कुछ लोग सनातन और हिंदू राष्ट्र को एक साथ देख रहे हैं। बाबा बागेश्वर हुए, रामभद्राचार्य जी हुए, वो एक मुहिम चला रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वो कह रहे हैं हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम आंदोलित कर रहे हैं और सभी हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हमारी जो विरासत है और भविष्य का ये जो खाका है, ये दोनों मिलते हैं क्या? हिंदू राष्ट्र ही अंतर? देखिए, जहां तक राष्ट्र की बात है तो मैं 1996 में जब 13 दिन की सरकार बनी थी अटल जी की, उसमें सुषमा स्वराज जी का संसद में दिया गया ऐतिहासिक भाषण याद करिए, और अगर ना हो तो यूट्यूब पे जा देखिए, उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि इस देश में ऐसा वातावरण बनाया गया कि लुटियंस जोन में दिल्ली में बैठ के तब तक आपको इंटेलेक्चुअल नहीं माना जा सकता जब तक आप भारतीय होने पे ग्लानि का अनुभव ना करें और हिंदू होने पे शर्म का अनुभव ना करें। अब वहां से परिस्थिति में बदलाव, और मैं इसलिए ये बताना चाहता हूं कि हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है, एकमात्र ऐसा देश है जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता। दुनिया में कोई देश दिखाइए, कोई ब्रिटिशर कहे कि नहीं नहीं मेरा लिखा इतिहास प्रामाणिक, जो फ्रेंच ने लिखा, कहेगा फ्रेंच कौन होता मेरे बारे में बोलने वाला। कोई फ्रेंच कहे कि जर्मन कहता जर्मन कौन होता मेरे बारे में बोलने वाला। हिंदुस्तान में विदेशी ही जो लिखेगा वो प्रामाणिक माना जाएगा। और चलिए विदेशियों की आप बात करें, बहुत से विदेशियों ने क्या क्या शानदार भारत के बारे में लिखा है। मैगस्थनीज 4th सेंचुरी में आया, उसने लिखा भारत में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और यूनान के समाज के समान कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका शोषण किया जाता हो। वो नहीं पढ़ाना है। मार्को पोलो ने लिखा, निकितिन ने लिखा, तीन चाइनीज आए, वेनसोंग, इत्सिंग, फाइयान, उन्होंने लिखा। बहुत से इटालियन ट्रेवलर्स आए, उन्होंने लिखा। ना किसका लिखाना है? लुटेरों का इतिहास बनाना है। जो हमें लूटने आए थे वो इतिहास प्रामाणिक है, और चाहे अंग्रेज हो या मुगल हो, उनका लिखा इतिहास प्रामाणिक। और मजे की बात आप यही सोचिए, अभी महाराणा सांगा को लेकर विवाद हुआ, चैलेंज से कहता हूं किसी भारतीय इतिहास में इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। केवल बाबरनामा में एक हल्का सा एक लाइन का उल्लेख, वो प्रामाणिक है। अब वैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, यंगर जनरेशन को शायद ये पता हो ना पता हो, अलेक्जेंडर के आक्रमण का भारत के किसी इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। जो भी उल्लेख है वो केवल ग्रीक हिस्टोरियंस में है। इवन पोरस नाम के किसी राजा का भी उल्लेख नहीं है भारत में। इसका मतलब अलेक्जेंडर का आक्रमण इतनी छोटी और इतनी मामूली सी घटना थी कि एक छोटे और मामूली से राजा ने उसे हराकर भेज दिया। इट वॉज नॉट वर्थ मेंशनिंग इन द हिस्ट्री। सेल्यूकस निकोटर का उल्लेख है जिसको चंद्रगुप्त ने हराया था, मगर अलेक्जेंडर का उल्लेख ही नहीं है। और आप ये सोचिए, इसके बावजूद अब जो लोग ये भी मानते हैं अलेक्जेंडर जीता था, तो ये तो मानते ना राजा नंद की सेना के बारे में पता लगा तो वो भाग गया। हम तो मानते हैं हार के भागा, जो उसको जीता हुआ मानते हो कहते हैं सेना के नाम डर के भागा। तो कहावत क्या होनी चाहिए? जो भागा वही सिकंदर। और कहावत क्या है? जो जीता वही सिकंदर। ये जो मानसिकता बना के रखी गई है भारतीय समाज में, इस मानसिकता से धीरे धीरे बाहर आने की बात है, और इसमें कोई अन्य दूसरी कोई ऐसी बात नहीं। यानी ये जो कहानियां रची गई, ये जो कहानियां रची गई, इसी के बल पर भारतीय इतिहास को माइथोलॉजी यानी मिथ से जोड़ दिया गया। ये सब मिथ है, ये कहानी है। वैसे एक और बात आपको बात बताऊं, ये जो माइथोलॉजी शब्द इंग्लिश का है, मिथ, इसकी स्पेलिंग क्या है? MYTH, मिथ। तो संस्कृत का शब्द है। ये मिथ्या शब्द से मिथ बना है। मिथक शब्द हिंदी का है। आप सब ने आदि शंकराचार्य जी का वो वाक्य सुना होगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। संस्कृत से निकला हुआ मिथ्या, पहले तो ये समझिए। दूसरी बात, ये माइथोलॉजी क्यों बता दी गई? इसलिए देखिए, उन्होंने हमारी सारी हिस्ट्री, कहा वेद जो थे वो 1500 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए। क्यों उन्होंने 1500 ईसा पूर्व से आगे वो पीछे ले जाने को तैयारी नहीं थे? उसका एक कारण बताता हूं। चूंकि होमर की इलियड एंड ओडिसी उनके हिसाब से 1500 ईसा पूर्व लिखी गई, तो कुछ भी उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। और मैं विनम्रता से कहूंगा, माइथोलॉजी उनकी थी जो कहती थी 7000 साल पहले दुनिया बनी। माइथोलॉजी उनकी थी जो कहते थे 14000 साल पहले दुनिया बनी।
अपनी माइथोलॉजी को सच साबित करने के लिए हमारी अरबों साल पुरानी सभ्यता को, संस्कृति को उन्होंने माइथोलॉजी कहा। और तब वो हमारे ऊपर हंसते थे, ये क्या बात करते हैं लोग, करोड़ों करोड़ों साल कैसे हो सकता है। आज दुनिया उनके, वो विज्ञान उनके ऊपर हंस रहा है। कार्ल सेगन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जो मैंने पहले भी कई बार बोला है, जो वॉयेजर का जो एक वो उन्होंने कोड बनाया था जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लिए, उनका वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि हमारा जो संवत है वो ब्रह्म संवत 1 अरब 97 करोड़ साल से आता, 1.97 बिलियन, और जो हम सृष्टि की रचना मानते हैं वो 331 ट्रिलियन मानते हैं, यानी ब्रह्मांड की इनकी वर्तमान आयु से ज्यादा। बट कार्ल सेगन कहता है ओनली द कैलकुलेशन ऑफ एंशियंट हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशंस, ये बिलियंस की बात कर रहे हैं, बाकी कोई तो हजारों से ऊपर बढ़ा ही नहीं। तो आप समझिए, अपनी माइथोलॉजी को सच साबित करने के लिए विज्ञान को माइथोलॉजी सिद्ध करने का प्रयास किया। अब धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ रही है, तो जिसे हम कहते हैं ना, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। अब हिंदुस्तान उठ रहा है तो सब कुछ सच सच दिखाई पड़ना शुरू हो रहा है। पन्ने खुलने शुरू हो गए एनसाइक्लोपीडिया के, जो सुधांशु जी से हम उम्मीद करते हैं, लेकिन उन पन्नों पर एक एक कौमा लगाने की जिम्मेदारी हमारे